आप सभी लोगों का हमारे चैनल कानूनी ज्ञान मंथन पर स्वागत है। मैं डॉक्टर गोपाल उपाध्याय आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। यह वीडियो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020 की तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो आज का जो हमारा न्यू वीडियो है वह है सब्जेक्ट लॉ ऑफ टैक्सेशन पे। लॉ ऑफ टैक्सेशन कर विधियाँ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि करों से संबंधित विधि का इसमें उल्लेख है। तो मुख्यतया जो है करों से संबंधित दो प्रकार की विधियां होती हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसे आयकर अधिनियम 1961, या दूसरा जो है जीएसटी एक्ट 2017, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2070, माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017। कर विधियाँ कर के संदर्भ में यदि देखा जाए तो हमारे संविधान जो हमारे देश की मुख्य विधि है इसमें भी इसका स्पष्ट वर्णन है। संसद धन विधेयक के माध्यम से जो है करों का आरोपण करती है। इसी तरह जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में, वित्तीय संबंधों में भी करों के संग्रह की बात की गई है। आइए चर्चा करते हैं आयकर अधिनियम 1961 को लेकर के, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लेकर के। यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया, जबकि जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 1 अप्रैल 1990 से आयकर अधिनियम जो है सिक्किम में भी लागू किया गया। आइए सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 की ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं, संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। तो यह अधिनियम भी जो है ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत होती है। 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद सर जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम 1860 में आयकर का प्रारंभ किया। आयकर लगाना जो है शुरुआत की गई इसकी। तो पहला जो कानून बना वो 1860 में बना, लेकिन यह कानून स्थायी रूप से सन 1886 में स्थायी रूप से आयकर कानून बनाया गया 1886 में, जिसे आयकर अधिनियम 1886 के नाम से जाना गया और इसे स्थायी रूप प्रदान किया गया। यह कानून लंबे समय तक नहीं चल पाया। जल्द ही दूसरा कानून 1918 में लाया गया और ये भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। तीसरा कानून जो है सन 1922 में लाया गया। पहली बार इस कानून के माध्यम से आयकर गत वर्ष की आय पर, यानी प्रीवियस ईयर्स की इनकम पर चालू वर्ष में, करेंट ईयर्स में लगाया जाएगा, ऐसा प्राविधान आयकर अधिनियम 1922 में किया गया।
करंट ईयर्स यानी चालू वर्ष, इसी को निर्धारण वर्ष भी कहते हैं। यानी जो आयकर अधिनियम 1922 था, इसमें एक नई चीज़ आई। वो नई चीज़ ये था कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर करंट ईयर्स में आयकर जो है आय पर कर लगाया जाएगा। फिर इसके बाद जो है सन 1956 में विधि आयोग को कर विधियों को सौंपा गया आयकर से संबंधित, और सन 1959 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 1961 में वर्तमान आयकर अधिनियम बन गया। आयकर अधिनियम 1961, जिसका अधिनियम क्रमांक 43 ऑफ 1961 है। कभी कभी बार काउंसिल के एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि आयकर अधिनियम 1961 का अधिनियम क्रमांक क्या है, तो इसका आंसर होगा 43। आयकर अधिनियम 1961 जो है 13 सितंबर 1961 को इसका निर्माण हुआ, जो कि 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया। आइए देखते हैं इसमें कुल धाराएं 298 तथा कुल अध्याय जो है, टोटल चैप्टर जो है 23। इसके अलावा इसमें 14th शेड्यूल्ड हैं, 14 अनुसूचियां हैं। यह कानून संपूर्ण भारत में लागू है। धारा 2 जो कि डिफिनीशन क्लॉज है, डिफिनीशन परिभाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे धारा 2 की धारा 1 में एडवांस टैक्स की बात की गई है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1A में एग्रीकल्चर इनकम की बात की गई है, और सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1B में एमलगमेशन की बात की गई है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1C में एडिशनल कमिश्नर की बात किया गया है। वहीं 1D में जो है एडिशनल डायरेक्टर की बात, और धारा 2 की धारा 7 में असेसी या निर्धारती या करदाता शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए, आयकर अधिनियम 1961, आयकर जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आय प्लस कर। तो आय शब्द को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 की धारा 24 में डिफाइन किया गया है। यह प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाला जो है एक कर है, आयकर। देखिए, कर क्या होता है? कर होता है सरकार द्वारा संसद में कानून बनाकर अपने नागरिकों से धन मुद्रा के रूप में जो है इसको वसूलती है या लेती है, उसको कर बोलते हैं। कर जो है सामान्यतया 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो है वो आपका आयकर अधिनियम 1961 है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो है GST एक्ट 2017 है। अब सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आय पे चर्चा करते हैं। इनकम यानी आय क्या होता है? आय वह होता है जब कोई व्यक्ति एक वर्ष में विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त करता है, जैसे वेतन से प्राप्त होने वाली आय, संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय, व्यापार या नौकरी से हुआ लाभ, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से होने वाली आय। यानी आय की जो परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 24 में, उसमें 5 स्रोतों से जो है आय व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। पहला वेतन से,
दूसरा संपत्ति से, तीसरा व्यापार या नौकरी में हुआ लाभ, चौथा पूंजीगत लाभ और पांचवा अन्य स्रोतों से होने वाली आय। इसी चीज को फिगर्स के माध्यम से देखा जाए तो और आसानी से समझ में आएगा। आयकर किसी व्यक्ति पर उसकी आय पर लगाया जाता है और आय यानी इनकम के अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगी, लाभ आएगा, प्रॉफिट तथा प्राप्तियाँ, इसमें लाभांश भी शामिल है, इसमें पुण्यार्थ धार्मिक न्यास संस्थाओं से ली जाने वाली चंदा या अंशदान इसमें शामिल है, अनुलाभ या वेतन के बदले में मिले हुए लाभ इसमें शामिल हैं। इसके अलावा म्यूचुअल इंश्योरेंस, सहकारी समिति के बीमा लाभ भी इसमें शामिल हैं। विशेष भत्ता इसके अंतर्गत आता है। कंपनी से प्राप्त लाभ जो है इसमें शामिल है। पूंजी लाभ भी इसमें शामिल हैं तथा जो है इसमें लॉटरी, क्रॉस पहेलियाँ या जो घुड़दौड़, इन सब से जुए से प्राप्त धनराशि भी जो है आय की परिभाषा में आते हैं। इसी तरह प्रोविडेंट फंड से जो लाभ मिलता है वो भी इसी के दायरे में आता है। जैसे केबीसी जो खेला जा रहा था सोनी चैनल पे, उससे भी प्राप्त होने वाली वो भी आय के परिभाषा में आता है। अब जो है दूसरा इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है वो है कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। इसको सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1A में डिफाइन किया गया है। कृषि आय क्या है? किराया या लगान जो ऐसी भूमियों से प्राप्त हो जो भारत में हो और कृषि के उपयोग में लाई जाती हैं, तो उनको जो है कृषि आय बोला जाता है। इसके अलावा कोई आय जो कृषि या कृषि क्रिया से प्राप्त हो रहा है वो भी कृषि आय में है। कृषि भवनों से प्राप्त आय भी कृषि आय के अंतर्गत आता है और धारा 10 के अंतर्गत कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। एक महत्वपूर्ण चीज की चर्चा कर रहे हैं जो केस लॉ से रिलेटेड है, जिसमें ये बताया गया है कि कृषि आय के अंतर्गत क्या चीजें नहीं आती। तो एक फेमस केस है राजा मुस्तफा अली खान वर्सेस CIT 1948 प्रीवी काउंसिल का मामला है, जिसमें ये बताया गया कि जंगल के पेड़ या फल फूल से प्राप्त आय जो है वो कृषि आय के अंतर्गत नहीं आता। इसी तरह एक दूसरा इम्पोर्टेंट केस है CIT वर्सेस वेंकटा स्वामी नायडू 1956 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अभिनिर्धारित किया कि दुग्ध उद्योग से प्राप्त आय, दुग्ध उद्योग यानी डेयरी फार्म से प्राप्त आय कृषि आय नहीं है। इसी तरह तीसरा जो महत्वपूर्ण मामला है CIT वर्सेस BTSP थेवर 1933 मद्रास हाई कोर्ट का मामला है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि मत्स्य उद्योग से प्राप्त हुई आय को कृषि आय नहीं माना जाता। इसी तरह यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस S मुथैयाम रेड्डी AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त आय कृषि आय नहीं है। अब जो है एक महत्वपूर्ण
परिभाषा निर्धारती यानी करदाता, असेसी जिसे कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। आइए देखते हैं करदाता या निर्धारती किसे कहते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 2 के उपधारा 7 के अनुसार निर्धारती यानी करदाता शब्द से एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा कर इस अधिनियम के अंतर्गत देय है। यानी कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जो है जिसको आयकर के लिए जो है चुना गया है वो निर्धारती या करदाता कहलाएगा। इसी प्रकार इसमें प्रत्येक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसके संबंध में उसकी आय का निर्धारण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है, वो भी करदाता कहलाता है। तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो करदाता है उसके मरने पर उसका वैध प्रतिनिधि उस कर के संबंध में एक करदाता माना जाएगा। और चौथी इसमें महत्वपूर्ण बात इस धारा में ये बताई गई है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति निर्धारती या करदाता माना जाएगा, शामिल है, जिसे इस अधिनियम के किसी प्राविधान के अधीन चूक करने वाला कोई करदाता माना जाता है। आयकर वार्षिक आय पर लिया जाने वाला कर है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि आयकर विभाग द्वारा जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राजस्व विभाग का जो है एक अंग है एवं यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जो है अभिशासित है। तो यह वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह वीडियो, इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो 19 सब्जेक्ट हैं उनको क्रमशः बनाने के लिए मेरा उत्साहवर्धन हो सके। Do not forget, click the subscribe button and hit the bell icon. Thank you.